बिहार में पिछले 2 महीने से चल रहे सियासी उठापटक के बीच आज वोट अधिकार यात्रा समाप्त हो गया। इस यात्रा में जो इनसाइड स्टोरी है हम उस पे बात करेंगे। तो पहला सवाल ये है कि इस यात्रा का शुरुआत शाहाबाद की धरती से हुई और समाप्त पटना में हुई। इसके क्या होंगे राजनीतिक मायने, इस पे हम बात करेंगे। दूसरा कि यात्रा के दौरान पप्पू यादव और तेजस्वी यादव के बीच जो मिलाप हुआ, इस पे हम बात करेंगे कि कैसे दोनों एक हो गए। तीसरा सवाल है कि मखाना के किसानों से मिलने के बहाना क्या राहुल गांधी का दलित और अल्पसंख्यक वोटों का साधना एक मकसद है, इस पे भी हम बात करेंगे। और आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण सवाल कि क्या राहुल और तेजस्वी के बीच ऑल इज वेल है, जिस पे भी हम बात आपसे करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है उज्जवल कुमार और आप देख रहे हैं पॉलिटिकल पंचायत। पहला सवाल कि यात्रा की शुरुआत कहाँ से हुई। यात्रा की शुरुआत हुई है शाहाबाद के सासाराम से। आप कुछ सोचेंगे कि सासाराम से ही क्यों। सासाराम से शुरुआत होने के पीछे ये मकसद है कि आप जब बिहार के मैप को उठा के देखेंगे तो शाहाबाद का जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में इंडिया गठबंधन काफ़ी मजबूत है। पिछले 2 चुनाव को उठा के देखिए, चाहे 2024 के लोकसभा चुनाव हो या 2020 के विधानसभा चुनाव, यहाँ पे इंडिया गठबंधन का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा है। शाहाबाद क्षेत्र में 4 जिले आते हैं, कैमूर, बक्सर, आरा, रोहतास। इन चारों जगह पे आप 2024 के नतीजों को देखेंगे तो एनडीए का एक भी खाता नहीं खुल पाया था। यहाँ पे इंडिया गठबंधन बहुत मजबूत है। पिछले और विधानसभा 2020 की विधानसभा सीट को भी देखेंगे तो कांग्रेस यहाँ पे 19 सीटों पे चुनाव लड़ी थी, जिसमें से 8 में उनकी जीत मिल गई थी। अगर ओवरऑल बात करेंगे तो 70 में लगभग 20 सीटों पे कांग्रेस की जीत हुई थी, जो बहुत खराब परफॉर्मेंस था। लेकिन शाहाबाद के क्षेत्र में कांग्रेस जो है वो अच्छा प्रदर्शन कर रही थी। इससे आगे जब बढ़ेंगे आप बिहार के नक्शे पे, तो ये यात्रा रोहतास से शुरू होने के बाद औरंगाबाद, गया होते हुए लखीसराय और फिर उत्तरी बिहार में चले जाते हैं। उत्तरी बिहार को जब आप देखेंगे तो वहाँ एनडीए काफ़ी मजबूत है, लेकिन कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ मुस्लिम बहुल एरिया है, जहाँ पे मुसलमान 15% से लेकर 45% तक हैं। उस एरिया में भी ये संदेश देने की कोशिश की गई कि यहाँ पे कांग्रेस और आरजेडी दोनों मुसलमानों के साथ हैं। भले ही मुसलमान बिहार में भाजपा के साथ ना हो, लेकिन नीतीश कुमार कहीं ना कहीं मुसलमान वोट में थोड़ा बहुत सेंध लगाते हैं। तो एक तरह से मुसलमान वोटरों को भी ये संदेश दिया गया कि हम आपके साथ हैं, जिससे कि चुनावी फ़ायदा उठाया जा सके। दूसरा आप देखेंगे जब स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन 24 जून को अनाउंस हुआ, उसके बाद से आरजेडी तुरंत प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है और इसके विरोध में उतरती है। फिर कांग्रेस के समेत तमाम विपक्ष के दल जो हैं वो इसके विरोध में उतर जाते हैं। 9 जुलाई आप तारीख याद रखिए, जिस दिन पटना में राहुल गांधी, तेजस्वी यादव की एक रोड शो निकलती है। उस रोड शो में सबसे जो हाईलाइटेड तस्वीर आई थी पूरे देश में, वो थी पप्पू यादव की। पप्पू यादव को मंच पे चढ़ने से रोक दिया गया था। पप्पू यादव समेत कन्हैया कुमार, 2 ऐसे नेता थे जिनको मंच पे चढ़ने से रोक दिया गया था। लेकिन इस यात्रा के दौरान ये तस्वीर बदल गई। इस यात्रा में पप्पू यादव और तेजस्वी का तस्वीर एक साथ देखा गया। इसके भी एक अपने राजनीतिक मायने हैं कि 2024 के लोकसभा सीट में पप्पू यादव जो हैं वो पूर्णिया से जीत के आए थे, जो निर्दलीय लड़े थे। उस एरिया में पप्पू यादव की एक अपनी कल्ट फॉलोइंग है, जिसकी फ़ायदा इस बार कांग्रेस उठाना चाहती है और आरजेडी इस पे लगभग कन्विंस होती हुई दिख रही है। नहीं तो आप पप्पू यादव और तेजस्वी यादव के बीच की मतभेद जो है वो पिछले कई महीनों में आपके सामने कई बार आया होगा। तो दूसरा सवाल ये हो गया कि इन दोनों के बीच भी मिलाप हुई। और इस बीच एक और तस्वीर है कि मंच पे कन्हैया कुमार भी तेजस्वी यादव से हाथ मिलाए और दोनों के बीच में एक अच्छा तस्वीर देखने को मिला। तीसरा सवाल है कि मखाना के किसानों से जब मिले राहुल गांधी तो क्या याद दिलाया, उन्हें क्यों बताया, क्यों ये किसानों से मिलते समय ये बार बार राहुल गांधी बताते रह रहे हैं कि ये अति पिछड़े हैं और ये दलित हैं। आप देखे होंगे कि राहुल गांधी जब मखाना के किसानों से मिले तो बताते हैं, और मखाना की खेती करने वाले किसानों का एक अपना महत्व है, क्योंकि 90% जो मखाना प्रोड्यूस होता है वो बिहार में होता है, लेकिन जो किसान है वहाँ के वो बहुत ख़राब स्थिति में है। इस पर राहुल गांधी ने लिखा भी
कि बड़े शहरों में जो 1000-2000 रुपये किलो बिकता है मखाना, लेकिन मेहनतकश मजदूरों का नाम मात्र मिलता है। कौन है ये किसान मजदूर? अति पिछड़े दलित बहुजन। पूरी मेहनत इन 99% बहुजनों का है और फ़ायदा सिर्फ 1% है। तो इन किसानों से मिलते वक्त भी राहुल गांधी एक संदेश देना चाह रहे थे कि ये अति पिछड़े दलित हैं। लेकिन 2020 में यहीं पे फिर राहुल गांधी और कांग्रेस से सवाल खड़ा होता है कि 2020 के चुनाव में लगभग 70 सीटों पे कांग्रेस लड़ी थी, जिसमें 32 सीट स्वर्णों को टिकट दिया गया था जो जनरल कास्ट चाहते हैं। लेकिन 2024 के आसपास से ये बात आप बार बार देख रहे होंगे कि 2024 के चुनाव से पहले राहुल गांधी जो है वो दलितों की पॉलिटिक्स में काफ़ी एक्टिव हो गए हैं। उनको कहीं ना कहीं ये बात समझ में आ गया कि 90% जो वोट है वो ओबीसी, बैकवर्ड, पिछड़ा, अति पिछड़ा, इनके वोट है। उसके बाद से बार बार ये बात करते हैं, लेकिन ये 2020 में आंकड़ा अलग था। 70 सीटों में 32 सीटों जनरल वालों को मिला था। इस बार ये देखने वाली बात होगी कि कितने लोगों को ये टिकट देते हैं दलितों को राहुल गांधी, जो बार बार अपने चुनाव में बात करते हैं। और चौथा सवाल इस बात पे बार बार फंसता है कि क्या बिहार का अगला सीएम तेजस्वी यादव होंगे। तेजस्वी यादव कई रैलियों में कई जगह जाके ये बात गिनवा चुके हैं कि हाँ अगला सीएम मैं ही हूँगा। कई इंटरव्यू में ये बता चुके हैं कि अगला सीएम मैं ही हूँगा। लेकिन अररिया में जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक पत्रकार राहुल गांधी से ये सवाल पूछता है कि क्या अगला सीएम तेजस्वी यादव होंगे। तो राहुल गांधी इस पे गोल मटोल जवाब देते हैं और बोलते हैं कि इस पे हम सारे लोग मिल के बैठ के बात करेंगे। तो इसके पीछे की राजनीतिक महत्व क्या होगी? तो जो बड़े बड़े एक्सपर्ट हैं वो बता रहे हैं कि राहुल गांधी डायरेक्टली अभी तेजस्वी यादव को इसलिए नहीं बता रहे हैं कि कुछ बार्गेनिंग किया जा सके। आपको पता है कि 2020 के चुनाव में जब 70 में से 19 सीट कांग्रेस जीती थी, तो इस बार कांग्रेस की सीट शायद कम हो सकती है। तो इस बात के लिए वो बार बार तेजस्वी यादव को डायरेक्ट नहीं बोल रहे हैं कि वो सीएम होंगे, ताकि इस पे ही हम बार्गेनिंग करके कांग्रेस को एक अच्छा सीट दिलवा सकें। बहरहाल इसके इतर हम आपसे बात करेंगे कि इस चुनाव में और इसके अलग क्या तस्वीर दिखा। तो तमाम विपक्ष के नेता जो SIR के विरोध में हैं वो सारे लोग इकट्ठा हुए। तेजस्वी यादव राहुल गांधी की रैली में अखिलेश यादव भी आए, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री इनके स्टैलिन भी आए। आज जब ये रैली समाप्त हुआ तो झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी आए और सारे लोग मिलके इस पे विरोध कर रहे हैं। रेवंत रेड्डी भी इस रैली में आए थे इस वोट अधिकार यात्रा के दौरान। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और एनडीए यही बार बार तमिलनाडु के सीएम हो या फिर रेवंत रेड्डी हो, इन दोनों पे सवाल उठाए। यही वो लोग हैं जो बिहारियों को अपमान करते हैं, बिहारी मजदूर को उल्टा सीधा बोलते हैं जब उनके राज्य में काम करने जाते हैं, तो उन पे काफ़ी हमलावर भी रहे हैं। तो अब देखने वाली बात होगी कि जो ये रैली 17 अगस्त से 1 सितंबर तक चली, जिसका समापन पटना के गांधी मैदान में हुआ है। वही गांधी मैदान जहां पिछले कई सालों से एक अपना उनका ऐतिहासिक विरासत रहा है। 1942 के आंदोलन में जयप्रकाश नारायण यही वो गांधी मैदान को भरते थे। 1946 में दिनकर ने इसी गांधी मैदान में जयप्रकाश नारायण के बारे में बताया था कि भावी इतिहास आपका है। उनके लिए ये एक कविता पढ़ा था। 1975 के इमरजेंसी से पहले जयप्रकाश नारायण यही गांधी मैदान है जहां से एक आवाज़ दिए थे इंदिरा गांधी के खिलाफ, और पूरे देश में इमरजेंसी के विरोध में एक आंदोलन खड़ा हुआ। यही गांधी मैदान है जहां नीतीश कुमार, जब लालू यादव की सरकार थी, तो एक कुर्मी यात्रा निकाले थे जिसमें पूरे गांधी मैदान को भर दिया था। जिसके बाद से नीतीश कुमार की सरकार जो है वो धीरे धीरे पूरे बिहार में बन गई और कई सालों तक नीतीश कुमार राज करते रहे। आज भी नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं। नीतीश कुमार के जब राजनीतिक स्थिति जब ढलान पे है तो फिर तेजस्वी यादव इस गांधी मैदान को भरना शुरू किए हैं। अब देखते हैं कि इस रैली का क्या रिजल्ट मिलता है आने वाले चुनाव में। 2.5 महीने के बाद बिहार में चुनाव होने वाला है। इसका कितना लाभ मिलता है इंडिया गठबंधन को, या फिर से नीतीश कुमार कुछ अपना राजनीतिक दांव चलते हैं और दोबारा सरकार बनाएंगे, ये भविष्य के गर्त में छिपा है। धन्यवाद। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो हमारे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।